Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ के सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 6 है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ HIV की बात करेंगे, उसके बाद फिर लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ HIV। HIV स्टैंड्स फॉर Human Immunodeficiency Virus. HIV stands for Human Immunodeficiency Virus. This Human Immunodeficiency Virus, जिसको commonly HIV कहा जाता है, is the causative agent of AIDS. ये AIDS का causative agent है और AIDS एक ऐसी वायरल डिजीज है जिसमें हमारी जो acquired immunity है वो deficient हो जाती है. This is causative agent of AIDS. AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. सिंड्रोम बेसिकली एक ऐसी डिजीज को कहा जाता है जिसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स हों और उन डिसऑर्डर्स का जो कॉज है वो कॉमन हो। तो इस तरह से मल्टीपल डिसऑर्डर्स रखने वाली डिजीज को सिंड्रोम कहा जाता है। तो इसमें भी होता है इस तरह से कि बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ अपीयर हो जाते हैं लेकिन उनका कॉज कॉमन होता है। इस वायरस की वजह से ये सारा प्रॉब्लम खड़ा होता है, इस वजह से इसको सिंड्रोम का नाम दिया गया है। और इसमें बुनियादी तौर पे होता क्या है कि जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो डेफिशिएंट हो जाएगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि जब भी हम किसी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट अपीयर होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी एंटर होती है जैसे कोरोना वायरस है या फिर कोई और पार्टिकल बाहर से जब अंदर दाखिल होगा तो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है एक्टिवेट हो जाता है और अपॉन एक्टिवेशन वो उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट प्रिपरेशन शुरू कर देता है। तो उस प्रिपरेशन के नतीजे में वो जो फॉरेन पार्टिकल है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाता और हम उसको सक्सेसफुली एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाते हैं, उसको बॉडी से रिमूव करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये जो हमारी इम्यूनिटी किसी फॉरेन बॉडी के एंटर होने के ऊपर डेवलप हुई है इसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये हमारी बॉडी का एक नेसेसरी फीचर है। हमारे पास ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी मौजूद होती है बॉडी के अंदर और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दरअसल टी लिम्फोसाइट के ज़रिए डेवलप होती है। तो इन टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर दरअसल ये HIV अटैक करता है और टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती और एक्वायर्ड इम्यूनिटी ना होने की वजह से जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो ईजिली बॉडी को अटैक कर जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इस वजह से इस डिज़ीज़ का नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम रखा गया एड्स और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV। तो आज हम देखेंगे कि HIV का स्ट्रक्चर कैसा है, ये वायरस दिखने में कैसा लगता है और इस वायरस का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे हमारे सेल्स को अटैक करता है और कौन से सेल्स हैं जो इसका शिकार बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि स्ट्रक्चर ऑफ HIV बेसिकली एक इन्वेलप्ड RNA वायरस है या इसको RNA इन्वेलप्ड वायरस आप कह सकते हैं। RNA इन्वेलप्ड वायरस यानी इसमें जो जीनोम है इसका वो RNA पर मुश्तमिल है और इसके सरफेस के ऊपर इसके कैप्सिड के बाहर एक एडिशनल कवरिंग प्रेजेंट है विच इज नोन एज एनवेलप। तो इस तरह से ये RNA enveloped वायरस है एंड दिस RNA enveloped वायरस बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ वायरसेस नोन एज रेट्रोवायरसेस। तो ये बेसिकली एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस, व्हाट इज अ रेट्रोवायरस? रेट्रोवायरस एक ग्रुप है वायरसेस का जिसमें पाए जाने वाले वायरसेस RNA enveloped वायरसेस होते हैं। तो HIV भी एक रेट्रोवायरस है
और इसी वजह से ये एक आरएनए इन्वेलप्ड वायरस है। सम टाइम ये जो रेट्रोवायरसेस होते हैं ना, जिसमें एग्जांपल आप HIV देख रहे हैं, तो सम टाइम रेट्रोवायरसेस ये अपने होस्ट सेल के अंदर कैंसर भी कॉज करते हैं, उनको खामखा डिवाइड होने पर मजबूर भी करते हैं। तो इस वजह से समटाइम्स द रेट्रोवायरसेस आर आल्सो कॉल्ड ऑन्कोवायरसेस। ऑन्कोवायरसेस टर्म इनको क्यों दी जाती है? व्हाई दे आर कॉल्ड ऑन्कोवायरसेस? बिकॉज समटाइम दे कंपेल देयर होस्ट टू डिवाइड इर्रेगुलरली। So this irregular unwanted cell division in the host cell due to retrovirus is a kind of cancer। ठीक है, इसमें कैंसर डेवलप होगा, तो इस वजह से ये ऑन्कोवायरसेस भी कहलाते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाई रेट्रोवायरसेस आर आल्सो कॉल्ड ऑन्कोवायरसेस, तो आपने जवाब क्या देना है? बिकॉज समटाइम दे कंपेल देयर होस्ट टू डिवाइड abruptly, divide irregularly to produce extra cells, therefore it is called oncovirus। या सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि बिकॉज रेट्रोवायरसेस कॉज कैंसर इन द होस्ट, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड ऑन्कोवायरसेस। तो ये कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टी की वजह से नाम इसको ऑन्कोवायरस भी दिया गया। HIV जो कि रेट्रोवायरस की एक काइंड है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसमें आपको सबसे बाहर ये जो कवरिंग नज़र आ रही है, येलो कलर की ये कवरिंग, दिस कवरिंग इज बेसिकली एनवेलप। दिस इज लिपिड बायलेयर, ये एक लिपिड बायलेयर कवरिंग है, एनवेलप इसे कहा जाता है। और इसी लिपिड बायलेयर कवरिंग में आपको कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड नजर आ रहे हैं। These protein molecules which are embedded in this lipid bilayer are called spikes। ये दरअसल ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए ये स्पाइक्स हैं इसके। ठीक है, जैसे आपने वो कल बैक्टीरियोफेज में टेल पिंस देखी थी ना, तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर वो टेल पिंस के करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर ये स्पाइक्स हैं, इनको ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स कहा जाता है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स इनको GP120 ग्लाइकोप्रोटीन भी कहा जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन 120, इस ग्लाइकोप्रोटीन 120 का वो पोर्शन जो अंदर मेम्ब्रेन के एम्बेडेड है, दैट पार्ट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन 41। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्लाइकोप्रोटीन 41 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 120 ये मिलकर स्पाइक्स को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और आपको कल याद होगा कि हमने बैक्टीरियोफेज के केस में देखा था कि जो स्पाइक्स होते हैं ये क्या करते हैं? दे हेल्प टू रिकग्नाइज द होस्ट, हेल्प टू रिकग्नाइज द होस्ट। ठीक है, तो होस्ट रिकग्निशन में ये हेल्प करते हैं स्पाइक्स। इनसाइड द एनवेलप, इनसाइड द एनवेलप एक और आपको प्रोटीन पार्ट नजर आ रहा है। दिस प्रोटीन पार्ट इज नोन एज मैट्रिक्स प्रोटीन। तो वैसे तो इसका जो प्रोटीन कोट है वो अंदर की जाने मौजूद है, कैप्सिड जिसे कहते हैं, बट इन एडिशन टू कैप्सिड एक और प्रोटीन कवरिंग इसके अराउंड प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स प्रोटीन। और इनसाइड दिस मैट्रिक्स प्रोटीन देयर इज अ कैप्सिड। तो ये वायरल कैप्सिड जो अगेन प्रोटीन का ही बना हुआ होता है, इसके अंदर छोटे छोटे से जो प्रोटीन सब यूनिट्स आप देख रहे हैं, ये गोल गोल ग्लोब्यूल्स, ईच ऑफ देम इज नोन एज कैप्सोमर। तो ये वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमर्स, इट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमर्स। एंड व्हाट आर कैप्सोमर्स? कैप्सोमर्स आर द प्रोटीन सब यूनिट्स। ये प्रोटीन सब यूनिट्स हैं और इन प्रोटीन सब यूनिट्स के जरिए कैप्सिड एक्चुअली फॉर्म होगा। ठीक है, तो दीज प्रोटीन सब यूनिट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वायरल कैप्सिड। तो HIV का जो वायरल कैप्सिड है, HIV के कैप्सिड की शक्ल कैसी है? HIV का जो वायरल कैप्सिड है, इट इज कॉनिकल इन शेप। ठीक है, दिस इज कॉनिकल इन शेप। कॉनिकल का मतलब क्या है? कोन लाइक, कोन लाइक है ये। आपको बैक्टीरियोफेज का कैप्सिड याद है? उसका कैप्सिड कैसा था? उसके कैप्सिड के दो हिस्से बताए थे, वन इज हेड जो कि पॉलीहेड्रल था, और अदर पार्ट इज टेल जो कि हेलिकल इन नेचर थी, यानी स्पाइरल इन नेचर थी। जबकि HIV का जो कैप्सिड है वो प्रोटीन, हाँ जी, वो कॉनिकल इन शेप है। HIV का कैप्सिड दरअसल कॉनिकल इन शेप है। इनसाइड दिस कैप्सिड देयर आर
2 molecules of RNA which act as genome, ठीक है। वायरल जो कोर है, कोर कहते हैं इनसाइड मटेरियल को जो कैप्सिड के अंदर एनक्लोज्ड होता है। सो कोर के अंदर जो जीनोम पाया जाता है वो आरएनए पर मुश्तमिल है, एंड देयर आर 2 copies of the RNA molecule which are found inside this capsid. In addition to this viral RNA genome, ये इसका जीनोम है। इस जीनोम के अलावा यहाँ पर और क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है? इस जीनोम के अलावा आपको यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम दिखाया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसके पास मौजूद होता है, और इसके पास 2 मजीद एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। दोज 2 एंजाइम्स आर इंटीग्रेज एंड प्रोटीएज, ठीक है। 2 मजीद एंजाइम्स इसके पास मौजूद होते हैं जो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, बट ये आगे चलकर जब ये होस्ट में जाएगा तो ये इनको सिंथेसाइज करवाएगा। वन ऑफ देम विल बी कॉल्ड एज इंटीग्रेज और दूसरे एंजाइम का नाम है प्रोटीएज। अभी आपको आगे चलकर इंटीग्रेज और प्रोटीएज इन दोनों एंजाइम्स के फंक्शंस बताएंगे, और इसी तरह से ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपको पॉइंट आउट किया है इसके भी फंक्शन बताएंगे कि ये तीनों एंजाइम्स क्या रोल प्ले करते हैं। ये भी लाइफ साइकिल डिस्कस करते हुए इनके फंक्शंस आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए कि दोबारा इसको आप रिवाइज कर लें। HIV का स्ट्रक्चर कैसा है? HIV RNA इन्वेलप्ड वायरस है। इसमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो वायरल इन्वेलप है जो कि लिपिड बायलेयर है, और उसके अंदर स्पाइक्स एम्बेडेड होते हैं। स्पाइक्स 2 तरह की ग्लाइकोप्रोटीन पर मुश्तमिल है। एक पार्ट जो अंदर एम्बेडेड है उसे ग्लाइकोप्रोटीन 41, और जो पार्ट इसका बाहर एक्सपोज्ड है उसे ग्लाइकोप्रोटीन 120 कहा जाता है। और ये कलेक्टिवली स्पाइक्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जिनकी मदद से वायरस अपने होस्ट को रिकग्नाइज करता है। इसके अंदर की तरफ एक प्रोटीन कवर मौजूद है नोन एज मैट्रिक्स प्रोटीन, उसके अंदर फिर कॉनिकल शेप का एक प्रोटीन कैप्सिड प्रेजेंट है, और इस प्रोटीन कैप्सिड के अंदर आप देख रहे हैं कि आरएनए जीनोम प्रेजेंट है इसका, और इसके अलावा 3 अदद एंजाइम्स आपको नजर आ रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम एंड प्रोटीएज एंजाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। चलें जी, अब आते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ HIV। HIV की जो लाइफ साइकिल है वो अनलाइक बैक्टीरियोफेज कोई 2 किस्म की नहीं है, सिर्फ एक ही किस्म की लाइफ साइकिल इसमें जो इवेंट इन्वॉल्व होते हैं उनमें एज यूजुअल सबसे पहला जो इवेंट होगा वो लैंडिंग होगा, और लैंडिंग के रिजल्ट में इसकी अटैचमेंट होगी विद द सरफेस ऑफ द होस्ट। तो लैंडिंग फॉलोड बाय अटैचमेंट, टुगेदर लैंडिंग एंड अटैचमेंट स्टेप्स आर नोन एज एडजॉर्प्शन। इन दोनों को कलेक्टिवली एडजॉर्प्शन कहा जाएगा। तो इस तरह से पहला इवेंट आप एडजॉर्प्शन भी कह सकते हैं, या फिर इसको लैंडिंग प्लस अटैचमेंट भी कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये लैंड हुआ और अटैच हुआ, इन अदर वर्ड्स ये एडजॉर्ब हो गया, ठीक है जी। तो इसकी ये जो एडजॉर्प्शन है, यानी ये पहला स्टेप लैंडिंग और अटैचमेंट, इसके अंदर इसका कौन सा पार्ट फैसिलिटेट कर रहा है इसको? इसमें इसके स्पाइक्स इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, और स्पाइक्स की कंपोजिशन अभी मैंने आपको बताई थी, ग्लाइकोप्रोटीन 120 पार्ट जो इसका सरफेस के ऊपर प्रोजेक्टेड होता है। दिस पार्ट ऑफ द स्पाइक has affinity with particular receptors which are present on certain human cells such as T lymphocyte ये white blood cell की एक टाइप है, T lymphocyte ये white blood cells की एक टाइप है, WBC की एक किस्म है T lymphocyte। और T lymphocyte की भी फर्दर आगे अक़साम होती हैं। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काइंड होती है T lymphocyte की उसको कहते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट इज द टारगेट ऑफ HIV। वाई का आंसर यहां पर ये होगा कि एक्चुअली हेल्पर टी लिम्फोसाइट possesses पर्टिकुलर रिसेप्टर्स जिसके साथ ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है इट हैज एफिनिटी, एंड दोज पर्टिकुलर रिसेप्टर्स आर कॉल्ड CD4 रिसेप्टर्स। CD4 रिसेप्टर, यहां पे ये जो CD है, CD स्टैंड्स फॉर cluster differentiating, CD stands for cluster differentiating। तो cluster differentiating 4 receptors, CD4 receptors are found on helper T lymphocyte, or therefore HIV attack upon these cells. Sometime HIV may
attack upon certain brain cells. Certain brain cells may also be affected by HIV. But the main target of the HIV are the helper T lymphocyte, जो कि WBC की काइंड हैं, जिनके ऊपर CD4 receptors abundantly present होते हैं. And because of the presence of these CD4 receptors, HIV अपने इन होस्ट सेल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है विद द हेल्प ऑफ देयर ग्लाइकोप्रोटीन 120. ठीक है जी. तो लैंडिंग और अटैचमेंट इज द फर्स्ट स्टेप, जिसको कलेक्टिवली एड्सॉर्प्शन भी कहा जाता है. और इस एड्सॉर्प्शन वाले इवेंट में ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो कि इसके स्पाइक का पार्ट है, ये CD4 रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है, विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट. और इस तरह से ये HIV अटैच हो जाता है या एड्सॉर्ब कर जाता है अपने होस्ट सेल के साथ. तो उसके बाद नेक्स्ट इवेंट आता है. नेक्स्ट इवेंट इज द पेनिट्रेशन. ये पहला इवेंट था, इसको हम इवेंट नंबर 1 कह लेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट है दैट वुड बी द इवेंट नंबर 2, और उस इवेंट को टाइटल किया जा सकता है पेनिट्रेशन. दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन. एक्चुअली इस पेनिट्रेशन को अनकोटिंग भी आप कह सकते हैं. पेनिट्रेशन और पेनिट्रेशन प्लस अनकोटिंग, इसमें साथ एक और इवेंट हम अनकोटिंग को भी यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं, प्लस अनकोटिंग. अनकोटिंग का मतलब ये होगा कि इसका जो कैप्सिड है ना, वो एक्चुअली अंदर पेनिट्रेट करता है. आप देख रहे हैं कि जो इसकी एनवेलप है, एनवेलप बिकम्स द पार्ट ऑफ द टी लिम्फोसाइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, टी लिम्फोसाइट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका ये पार्ट बन जाती है एनवेलप. और जबकि अंदर मौजूद कैप्सिड वो होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है. और जैसे ये पेनिट्रेट करता है तो पेनिट्रेट करते ही कैप्सिड विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द जीनोम. जीनोम इस तरह से फ्री हो जाएगा. दिस रिलीज ऑफ जीनोम फ्रॉम द कैप्सिड इज कॉल्ड अनकोटिंग. सो ये दोनों इवेंट, इनको कलेक्टिवली हमने इवेंट नंबर 2 कहा है, पेनिट्रेशन एज वेल एज अनकोटिंग. इज दैट क्लियर? साथ साथ आप ये डायग्राम पे भी नजर रखिए. अच्छा, उसके बाद पेनिट्रेशन हो गई, अनकोटिंग हो गई और वायरल जीनोम यहाँ पे रिलीज हो गया. तो अब तीसरा स्टेप परफॉर्म होगा. द थर्ड स्टेप इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. देखिए वर्ड ट्रांसक्रिप्शन, इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन आपने 9th में ये टर्म पढ़ी होगी. ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है सिंथेसिस ऑफ RNA, सिंथेसिस ऑफ RNA फ्रॉम DNA. देखो एक DNA मॉलिक्यूल इस तरह से, और इस DNA मॉलिक्यूल से अगर RNA मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो, सो दिस काइंड ऑफ सिंथेसिस फ्रॉम DNA इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. ये ट्रांसक्रिप्शन हो रही है. देखिए ये एक RNA मॉलिक्यूल इस तरह से DNA से सिंथेसाइज हुआ है. दिस इज RNA मॉलिक्यूल एंड दिस इज DNA मॉलिक्यूल. So transcription is the conversion of DNA into RNA. But reverse transcription क्या होगी? The conversion of RNA into DNA. ये reverse transcription हो गई. ठीक है, मैंने आपको ये ट्रांसक्रिप्शन बताया जो आमतौर पर परफॉर्म होता है. आपने ये प्रोसेस थोड़ा सा पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर. ट्रांसक्रिप्शन इज द सिंथेसिस ऑफ RNA फ्रॉम द DNA, बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज द सिंथेसिस ऑफ DNA फ्रॉम RNA. तो आप देख रहे हैं कि ये जो वायरल RNA इसके साथ एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA फॉर्म होगा. इस प्रोसेस को कहा जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. वायरल RNA is converted into single stranded DNA molecule. Such a DNA which is produced as a result of reverse transcription is called cDNA. C stands for complementary. यहाँ पर C किसके लिए यूज किया जा रहा है? Complementary. तो ये complementary DNA. Complementary DNA. तो complementary DNA कौन सा DNA होता है? Which is produced as a result of reverse transcription. The DNA which is produced from RNA is called cDNA. ठीक है जी. तो ये cDNA बना है, पहले इसका सिंगल स्ट्रैंड बना है और उसके बाद फिर ये सिंगल स्ट्रैंड आप देख रहे हैं कि ये डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ पर देखिए मजीद इवेंट भी परफॉर्म हो रहे हैं.
जैसे ही ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होती है, नंबर 3 इवेंट था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो उसके बाद नंबर 4 इवेंट जो यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, ये क्या है, दिस इज ब्रेक डाउन ऑफ वायरल जीनोमिक आरएनए। तो नंबर 4 इवेंट इज द ब्रेक डाउन ऑफ वायरल जीनोमिक आरएनए। ये वायरल जीनोमिक आरएनए, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ वायरल जीनोमिक आरएनए। जीनोमिक आरएनए इस वजह से कह रहे हैं कि ये वायरस का जीनोम है। जीनोम का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ जीन्स, सेट ऑफ जीन्स। जो वायरस की जीन्स हैं वो दरअसल इस आरएनए पर मुश्तमिल हैं, इस वजह से इस आरएनए को जीनोमिक आरएनए कहा जा रहा है। ठीक है, जीनोमिक आरएनए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दिस आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, इसमें इसके सारे जीन्स मौजूद हैं। क्लियर हुई बात? अच्छा, तो ये 4th इवेंट यहां पर ये ब्रेक डाउन ऑफ वायरल जीनोमिक आरएनए दिखाया है, लेकिन इससे पहले जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इवेंट परफॉर्म हुआ था, उसमें आपको याद है कि इस वायरस के पास वो एंजाइम मौजूद था जिसने ये काम परफॉर्म किया है। उस एंजाइम का नाम क्या था जिसके जरिए ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। आपने ये एंजाइम्स के नाम याद रखने, शॉर्ट क्वेश्चन में ये एंजाइम्स के नेम्स और इसके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। सो व्हाट इज द रोल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? तो आपने बताना है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज इन्वॉल्व इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन विच द वायरल जीनोमिक आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। So this process is known as reverse transcription, which is catalyzed by reverse transcriptase enzyme. अच्छा, उसके बाद फिर ये देखिए cDNA जब बन गया तो जीनोमिक आरएनए तो डिसइंटीग्रेट हो गया, लेकिन अब ये जो cDNA नंबर 5th इवेंट के अंदर आपको दिखाया गया, इसकी रेप्लिकेशन हो रही है, यानी एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है। तो नंबर 5th इवेंट यहाँ पे जो शो किया हुआ है, दिस इज रेप्लिकेशन of single stranded cDNA into double stranded cDNA। ये बात समझ में आ रही है? SScDNA क्या है और DScDNA क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड cDNA और डबल स्ट्रैंडेड cDNA। तो ये 5वां इवेंट आपको ये दिखाया गया। अच्छा, उसके बाद नंबर 6 इवेंट जो यहाँ पे ये आपको पॉइंट आउट किया हुआ है, नंबर 6 इवेंट इज इंटीग्रेशन। यहाँ पे एक और वायरल एंजाइम इन्वॉल्व होता है, इंटीग्रेज उस एंजाइम का नाम है। इंटीग्रेशन का मतलब यह है, इंटीग्रेशन में क्या होगा कि ये जो वायरल डबल स्ट्रैंडेड cDNA बना है, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड cDNA। नाउ दिस डबल स्ट्रैंडेड cDNA इज गोइंग टू इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट जीनोम। आप देख रहे हैं ये होस्ट का क्रोमोसोम है, होस्ट जीनोम है, उसके अंदर ये वायरल डबल स्ट्रैंडेड cDNA उसमें इनकॉर्पोरेट हो गया है, उसमें इंसर्ट हो गया है। दिस इंसर्शन इज नोन एज इंटीग्रेशन। ये बिल्कुल वही इवेंट है जैसे आपने बैक्टीरियोफेज के केस में देखा था। लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था वो होस्ट डीएनए के साथ कंबाइन हो जाता है, उसका पार्ट बन जाता है। उस इवेंट को हमने लाइसोजेनी का नाम दिया था। बिल्कुल ये वही लाइसोजेनी इवेंट है, इसको लाइसोजेनिक इवेंट भी कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन टर्म ज़्यादा पॉपुलर है। आपने इंटीग्रेशन टर्म यहाँ पे यूज़ करनी है कि ये 6th स्टेप के अंदर इंटीग्रेट कर रहा है वायरल डबल स्ट्रैंडेड cDNA इनटू द होस्ट डीएनए, एंड दिस स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम जो कि वायरस के पास मौजूद था। वो एंजाइम कौन सा? इंटीग्रेज एंजाइम। उसके बाद आप देखिए ये जो 7th पॉइंट शो किया है, 7th पॉइंट, ये इसकी इस स्टेट को शो कर रहा है जिस स्टेट में आपको इस वक्त ये होस्ट क्रोमोसोम का पार्ट बना हुआ नजर आ रहा है। तो ये 7th पॉइंट इसकी प्रो वायरस स्टेट को इंडिकेट कर रहा है। प्रो वायरस, आपको याद होगा कल भी हमने इसी तरह की एक टर्म यूज की थी इन केस ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज भी जब लाइसोजेनी परफॉर्म करता है तो लाइसोजेनिक फेज के दौरान वो प्रोफेज कहलाता है, उसको प्रोफेज कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर टर्म प्रो वायरस यूज़ की जा रही है। जब ये वायरल डबल स्टैंडर्ड cDNA इनकॉर्पोरेट कर जाएगा, इंटीग्रेट कर जाएगा, तो तब इसे प्रो वायरस कहा जाएगा। लेकिन अनलाइक बैक्टीरियोफेज प्रोफेज, जो बैक्टीरियोफेज का जो प्रोफेज था उसके बरक्स ये जो प्रो वायरस है ये
एक्टिव रहता है, ये प्रोफेज ऑफ द बैक्टीरियोफेज की तरह ये इनएक्टिव नहीं हो जाता, यानी ये कोई होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप कायम नहीं करता जैसे आपने बैक्टीरियोफेज के केस में देखा था। तो ये जो प्रोवायरस बना है इस वक्त, ये इस होस्ट डीएनए में इनकॉर्पोरेट हुआ है, ये इस स्टेट में भी एक्टिव रहता है और इसका जो काम है यानी वायरल कंपोनेंट्स की सिंथेसिस वो ये जारी रखता है, यानी ये मास्टर स्लेव किस्म की रिलेशनशिप कायम कर लेता है बैक्टीरियोफेज के बरक्स। क्योंकि बैक्टीरियोफेज में इस तरह की स्टेट में बैक्टीरियोफेज कभी भी वो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप नहीं बना रहा होता, वो होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप कायम कर लेता है। लेकिन ये होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप बनाने के बजाय मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कायम करेगा और ये मुसलसल एक्टिव रहेगा और इससे इसके कंपोनेंट्स तैयार होते रहेंगे। उसके बाद अब ये जो 8th और 9th इवेंट आपको दिखाया जा रहा है, ये 8th इवेंट है और उसके बाद ये 9th इवेंट। तो 8th एंड 9th इवेंट ये ट्रांसक्रिप्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। 8 एंड 9th इवेंट ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन को। किसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल डबल स्ट्रैंडेड सी डीएनए। और जो वायरल डबल स्ट्रैंडेड सी डीएनए है जो कि इस वक्त किस स्टेट में मौजूद है? इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोवायरस। इस वक्त इसे क्या कहेंगे आप? प्रोवायरस, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है ना इस वक्त, तो इंटीग्रेटेड स्टेट में इसको क्या कहेंगे? प्रोवायरस। तो ये प्रोवायरस एक्सप्रेस कर रहा है और इसकी एक्सप्रेशन ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगी और इस ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में इससे मैसेंजर आरएनए भी फॉर्म हो रहा है और इसके साथ साथ इससे जीनोमिक आरएनए की भी सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, जीनोमिक आरएनए। मैसेंजर आरएनए और जीनोमिक आरएनए में क्या फ़र्क है? मैसेंजर आरएनए जो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये मैसेंजर आरएनए आगे प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होगा। मैसेंजर आरएनए का रोल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बायोमॉलिक्यूल्स में। मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन लेकर आता है, तो इसने तो आगे चलकर राइबोसोम के साथ एसोसिएट होकर प्रोटीन बनवानी है। लेकिन जीनोमिक आरएनए क्या है? जीनोमिक आरएनए एक्चुअली जो एक्चुअल इसका आरएनए था वायरस का, ये वो आरएनए है। तो इस तरह से जीनोमिक आरएनए भी मुसलसल बने जा रहा है और साथ साथ ये मैसेंजर आरएनए भी। तो 8th और 9th इवेंट ये ट्रांसक्रिप्शन इवेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर 10th इवेंट यहाँ पे जो लेबल किया हुआ है 10th नंबर पर क्या हो रहा है? तो 10th इज द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। 10th को आप टाइटल देंगे बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ऑफ किसकी प्रोटीन? वायरल प्रोटीन। हमेशा याद रखिए ये सारा काम वायरस का हो रहा है, बायोसिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन्स। तो वही मैसेंजर आरएनए जो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ था वायरल डबल स्ट्रैंडेड सी डीएनए से, ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ एसोसिएट होकर, यहाँ पर राइबोसोम किसके यूज हो रहे हैं बताइए? वायरस के या टी लिम्फोसाइट के? हाँ जी, राइबोसोम यहाँ पर टी लिम्फोसाइट के होस्ट सेल के यूज होंगे। तो उन राइबोसोम के साथ ये मैसेंजर आरएनए एसोसिएट होकर प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। लेकिन इनिशियली क्या होगा? यहाँ पर लार्जर प्रोटीन्स विल बी फॉर्म्ड, larger proteins, and those larger proteins will be broken down into smaller proteins। ठीक है, वो larger protein broken down हो जाती है। यहाँ पर तीसरा एंजाइम इन्वॉल्व होता है नोन एज प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम ये वो एंजाइम है जिसने लार्जर प्रोटीन्स को स्मॉलर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में डिवाइड करना है सो दैट वायरल कंपोनेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये प्रोटीएज एंजाइम लार्जर प्रोटीन्स को तोड़ देता है यहाँ पर। तो इस तरह से ये बायोसिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन हुई, पहले लार्जर प्रोटीन और फिर प्रोटीएज के जरिए स्मॉलर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। एंड देन 11th इवेंट शोज द मैचुरेशन। अब मैचुरेशन में क्या होगा? मैचुरेशन, इसमें ये जो वायरल कंपोनेंट्स हैं दे आर असेंबल्ड टुगेदर, इनकी असेंबली होगी। मैचुरेशन को दूसरे लफ्ज़ों में आप असेंबली भी कह सकते हैं। इनकी असेंबली हो रही है और इस असेंबली के बाद जब कंप्लीट वायरल पार्टिकल्स प्रिपेयर हो जाते हैं, तो आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ कंप्लीट वायरल पार्टिकल्स द लास्ट इवेंट टेक प्लेस, दैट इज नंबर 12 इवेंट, एंड दिस इज द रिलीज इवेंट।
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लाइसिस नहीं होना। बैक्टीरियोफेज तो अल्टीमेटली लाइसिस कॉज करते हैं ना। याद रखो कि HIV डज नॉट कॉज लाइसिस ऑफ द होस्ट, बल्कि ये रिलीज कैसे होगा, ये बर्ड ऑफ मैकेनिज्म के जरिए रिलीज होगा। बर्ड ऑफ होने का मतलब क्या है कि ये इसमें से इस तरह से एक स्वेलिंग ओरिजिनेट होती है और उस स्वेलिंग के अंदर ये दाखिल हो जाता है वायरल पार्टिकल, और वो स्वेलिंग अल्टीमेटली होस्ट सेल से जुदा हो जाती है। तो आपने देखा कि ये जो इसका इन्वेलप पोर्शन है ना, वो इन्वेलप पोर्शन दरअसल होस्ट की मेम्ब्रेन है जो इसके गिर्द एनक्लोज हो रही है, वो इसका अपना पार्ट नहीं था। एनवेलप के बारे में आपने ये याद रखना है कि दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द होस्ट जो कि वायरस जाते हुए ले जाता है अपने साथ, ठीक है। तो ये एनवेलप वायरस का अपना पार्ट नहीं है। अगर आपसे किसी MCQ में ये बात पूछी जाए कि वायरस का वो कौन सा पार्ट है जो होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट नहीं होता, तो आपने एनवेलप के बारे में याद रखना है कि एनवेलप एक ऐसा पार्ट है जो होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट नहीं होता। बाकी सारे पार्ट्स होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट हो रहे होते हैं। इस तरह से रफ्ता रफ्ता ये HIV बन कर यहाँ से बर्ड ऑफ होकर निकलते रहेंगे। तो आप मुझे बताइए कि अगर इस तरह से HIV बन कर यहाँ से निकलते रहेंगे तो बताइए कि टी लिम्फोसाइट का जो साइज है वो रिड्यूस होगा या एक्सपैंड होगा या रिमेन अनइफेक्टेड? रिड्यूस होगा, क्योंकि इसमें से ये मटेरियल खर्च हो रहा है इसमें से वायरल पार्टिकल बन के बाहर बर्ड ऑफ होकर निकल रहे हैं, उसकी मेम्ब्रेन उसके अंदर खर्च हो रही है। इस तरह से ग्रेजुअली टी लिम्फोसाइट रिड्यूस होता जाता है और अल्टीमेटली इतना छोटा हो जाता है कि ये नकारा हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता है, ये बॉडी इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। इस तरह से आप देखिए कि ये टी लिम्फोसाइट अगर इसका शिकार होना शुरू हो जाए HIV का, तो आप बेटे याद रखो कि हमारे बॉडी के अंदर ये जो टी लिम्फोसाइट है ना, इनकी तकरीबन कोई 10 लाख के करीब काइंड्स हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स आर देयर, ठीक है। तो 10 लाख या 1 मिलियन टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट, ये जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स आर फाउंड इन अवर बॉडी। और ये एक अंदाजे के मुताबिक आपको मैंने बताया, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख किस्म के हेल्पर टी लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। इनमें से हर एक टी लिम्फोसाइट एक पर्टिकुलर फॉरेन बॉडी के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस के लिए एक अलग हेल्पर टी लिम्फोसाइट है, तो पोलियो वायरस के लिए कोई अलग होगा, और इसी तरह से हर फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से हमारे बॉडी के अंदर आ सकता है उसके लिए एक स्पेसिफिक हेल्पर टी लिम्फोसाइट मौजूद है। अगर वो पर्टिकुलर टी लिम्फोसाइट ख़त्म हो जाएगा बॉडी से, तो ऐसी सूरत में बॉडी उस फॉरेन पार्टिकल को रोक नहीं पाएगी और वो फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा। तो इस तरह से देखो कि HIV के अटैक की वजह से हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स कम होना शुरू हो जाते हैं और हमारी जो इम्यूनिटी है वो वीक होना शुरू हो जाती है, और ऐसी सूरत में कोई भी इन्फेक्शन हमें नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाता है और एक मल्टीपल डिसऑर्डर्स पर मुश्तमिल एक डिजीज़ ओरिजिनेट होती है जिसे सिंड्रोम कहा जाता है, और उसे एड्स का नाम दिया जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है जी, तो आपको ये लाइफ साइकिल ऑफ HIV क्लियर हो गई जी। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे आके एंड होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.